गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी। उसमें हमने पालमपुर का परिचय वगैरह सब देख लिया था। हमारा टॉपिक था कि भूमि पढ़ रहे थे अपन कि भूमि क्या है, स्थिर है, सब जगह स्थिर है, लेकिन उसी भूमि पर क्या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ये पढ़ रहे थे अपन। तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन को बढ़ाया गया था। कैसे बढ़ाया गया था वो आपने पढ़ लिया। बहुविध फसल प्रणाली अपना के सिंचाई की नवीन पद्धतियां हैं। फिर क्या आ गई, हरित क्रांति आ गई थी 1960 के दशक में। और हरित क्रांति से जो है HYV बीजों को अपनाना, रासायनिक उर्वरक, खाद वगैरह उनका उपयोग करके उसी भूमि के टुकड़े पर क्या किया गया, उत्पादन को बढ़ा लिया गया। देखो, ये एक ही जमीन के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा, ये आपको प्रश्न भी दिया था मैंने, तो उसका उत्तर यही है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है और उपज को भूमि के उसी टुकड़े के माप में जो है मापा जाता है। भाई, उसी टुकड़े के माप में मापा जाएगा, क्योंकि पहले जो है जब परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, जब वहाँ उपज कितनी होती थी, और अब आज आधुनिक पद्धति से, बहुविध फसल प्रणाली से और हरित क्रांति के माध्यम से उस पर जो है कितनी उपज होने लगी है। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, हरित क्रांति का भी हो गया था। और इसके बाद हमने ये हरित क्रांति के माध्यम से कौन सी फसलों में उत्पादन ज्यादा हुआ था, गेहूं और चावल। हमारे भारत में तो गेहूं में, क्योंकि चावल अपने यहाँ उत्पादित होते ही नहीं है। भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो है आधुनिक तरीकों के सबसे पहले प्रयोग किया गया, ये भी आपने देखा था। पंजाब हरियाणा, इन तरीकों का जो है प्रयोग सबसे पहले वहाँ किया गया। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया था। और आधुनिक तरीकों में ये सारा खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, ये सब आधुनिक तरीकों में आएंगे आपके, ये सब। ठीक है। और ये पालमपुर गांव की स्थिति भी हमने देखी कि परंपरागत तरीके से उपज करते थे जब कितनी होती थी, HYV बीजों के प्रयोग से कितनी हुई है, ये सारा। अब आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो आप देखो। पहला, ये बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, तो इसका ये प्रश्न आपको करना है। या HW आपको मैंने उस दिन भी दे दिया था आपको, और जिसने नहीं किया वो करेंगे। ये प्रश्न प्रश्न यही वाला है कि बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो बहुविध फसल प्रणाली तो क्या है कि एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष में जो है एक से अधिक बार फसलों का उत्पादन करना, अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन करना बहुविध फसल प्रणाली है। और खेती में आधुनिक विधियां कौन सी है? खेती में जो है सिंचाई की नई पद्धतियां, नलकूप द्वारा सिंचाई, और HYV बीजों का अपनाना, रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग, ये आधुनिक विधियों के अंतर्गत आएगा। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। जिसने कर लिया उसको दोबारा नहीं करना है, और जिसने नहीं किया है वो प्रश्न मैंने लिख के भेजे थे आपके, उसमें अगर और कर लिया हो तो दोबारा नहीं करना है, बाकी जिसने नहीं किया उसको करना है। अगला देखो, सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों का उत्पादन, ये है सारणी। इसमें देख लेना कि गेहूं और दालों का उत्पादन कितना क्या हुआ है। इसके बाद इधर आ जाओ, प्रश्न 1 हो गया उधर। ये आरेख बनाकर समान रूप से सफल सिद्ध हुई विचार विमर्श करना है। तो उसमें दाल का उत्पादन देखो और गेहूं का उत्पादन देखो सारणी में, तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा है। अब देखो, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। दूसरा प्रश्न आपका ये है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। हमने पढ़ लिया था भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो आधुनिक विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए कार्यशील पूंजी क्या होगी? उसमें वो आएंगे आपके HYV बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक। जो कार्यशील पूंजी क्या होती है? जो एक बार उपयोग में लेने के बाद समाप्त हो जाती है। और स्थायी पूंजी जैसे ट्रैक्टर है, मशीनें, औजार है, ये स्थायी पूंजी है। तो आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले के लिए कार्यशील पूंजी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे आप। अगला देखो, पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत क्यों पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर भी लिखोगे। ये भी हमने पढ़ लिया, ऊपर भी है कि परंपरागत तरीके से जब किसान खेती करते थे तब उनके बीज उनके पास स्टोर करे हुए होते थे। खाद जो देते थे वो प्राकृतिक खाद देते थे, गाय का गोबर वगैरह, ये तो सारी चीजें उनके पास होती थी। उनसे वो जो है खेती कर लिया करते थे। हल उनका होता था, बैल उनके होते थे, सारी चीजें उनके पास होती थी।
तो उनको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो आधुनिक विधियों तो नकद की जरूरत भी नहीं थी। और आधुनिक विधि से खेती करने के लिए HYV बीज भी खरीदने पड़ते हैं, मशीनें ट्रैक्टर वगैरह भी उनको लाना पड़ता है तो ठीक, नहीं तो किराए पे लाना पड़ता है, उसके लिए भी नकद की जरूरत है। रासायनिक खाद उर्वरक ये भी खरीदने पड़ते हैं, इसलिए उनको जो है आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए नकद की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी लिखोगे। 3 प्रश्न हो गए, ये दूसरा था और ये तीसरा, पहला उधर आ गया था आपके। तो ये आपका HW है, ये आपको करने हैं, सबको ढंग से उत्तर लिखना है। आगे देखो, खेत पर जाने के पश्चात अपने खेत के कुछ किसानों से बात करके ये मालूम कीजिए। अब आप खेत पर जाओ और खेत पे जाके किसानों से बात करो और ये मालूम करो, जैसे आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग कर रहा है। जिस किसान से आप बात करोगे उससे पूछो कि आप कौन से तरीके से खेती कर रहे हो। चौथा प्रश्न ये है, सिंचाई के क्या स्रोत है। HW प्रश्न नंबर 4 ये वाला, सिंचाई के क्या स्रोत है। तो सिंचाई के स्रोत क्या है, आज नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, इनसे भी सिंचाई की जाती है। अगला देखो, कृषि भूमि को कितने भागों में सिंचाई होती है। पालमपुर की बात है ना। तो ये वाला तो आपको करना है, ये नहीं करना है, इसमें टिक लगाना है कि कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, आधे में या कम में, अधिकांश, इस तरह से। किसान आप अपने लिए आवश्यक कागज कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक ये प्रश्न करोगे। ये प्रश्न नंबर 5 हो गया आपका। आगते क्या क्या है वो ऊपर देखा था अपन ने। तो किसान अपने लिए आवश्यक कागज कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी लिखोगे आप। ठीक है, तो 5 प्रश्न हो गए आपके यहाँ पर। क्या भूमि ये धारणा कर पाएगी। आगे देखो, अब ये अगला टॉपिक है। तो यहाँ तक के कितने हो गए आपके, 5 प्रश्न हो गए HW में, 5 प्रश्न HW। ठीक है, यहाँ से अब आगे पढ़ो आज। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। अब क्या देखो, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि खेती की जो आधुनिक कृषि विधियां हमने अपनाई है, विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, अंडरलाइन कर लो इन पे। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमजल स्तर कम हो गया है। दूसरा, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, किसके लिए है, जो हरित क्रांति के माध्यम से इतने रासायनिक उर्वरक खादों का इनका उपयोग किया जा रहा है, जगह जगह भूमि को खोद के नलकूप ट्यूबवेल बनाई जा रही है, ये सब जो अपनाई जा रही है ना आधुनिक विधियां, इनको क्या भूमि झेल पाएगी, धारण कर पाएगी, उसके लिए है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें इनका इसका क्या सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। तो वैज्ञानिक रिपोर्ट में भी ये संकेत मिले हैं कि जो खेती की आधुनिक विधियां हमने अपनाई है उसने जो है प्राकृतिक संसाधन का अति उपयोग किया है। आधुनिक विधियों से जो है उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है बहुत अधिक हो गया है। तो इतना ज़्यादा उपयोग, इतना ज़्यादा भार क्या भूमि सह पाएगी। तो उसमें पहला यही है कि हरित क्रांति के माध्यम से उर्वरकों का अधिक प्रयोग हो गया हुआ है, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो गई है, कम हो गए। दूसरा, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल में जो सतत प्रयोग से भूमजल स्तर कम हो गया, भूमिगत जल कम हो गया, जगह जगह खोद के भूमि को ट्यूबवेल बना दिए। थोड़े से खेत में 4 ट्यूबवेल है तो पानी कहाँ से आएगा उसमें, उनमें। ठीक है, तो इस तरह से ये आधुनिक विधियां अपनाने से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है। आगे देखो, भूमजल स्तर कम हो गया, 2 हो गए कारण आधुनिक विधि अपनाने के। एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति रासायनिक उर्वरकों से कम हो गई, और नलकूपों से भूमि की भूमजल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता और भूमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। आधुनिक विधियों से हानि जो होती है ना, वो हो गई है ये 2 हानियाँ। तो हमें अब ये क्या है कि भूमि एक बार अनउपजाऊ हो जाती है तो उसको उपजाऊ बनने में भी काफ़ी समय लगता है, और भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ने में समय लगता है। इसलिए हमें इन प्राकृतिक भूमि और जल दोनों प्राकृतिक संसाधनों का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए।
इनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन एक बार काम में ले लेने के बाद इनको बनने में समय लगता है। तो ये किस प्रकार के हैं? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए, अखबारों पत्रिकाओं में से पाठ में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में ये रहने दो। अब ये देखो, ये पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण है इसमें, कि किस प्रकार की कृषि भूमि है, अलग अलग प्रकार की कृषि की जा रही है। ये देखो, इसको पढ़ो। रासायनिक उर्वरक जो हम भूमि में उपयोग ले रहे हैं आज, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी में से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं, और इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो हानि होती है वो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की हानि। उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। वो बहकर जब नदी तालाब में जाएंगे तो वो उसको नदी तालाब के जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये इनकी हानि। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? पंजाब में। जब भी तो वहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया। ये ध्यान में रखोगे आप। रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कि इस साल 1 बीघा खेत में जो है मान लो 5 किलो रासायनिक खाद डाला है, तो दूसरे साल 5 किलो डालोगे तो उतना उपज नहीं होगा जितना पिछले साल हुआ था। अगले साल 7 किलो डालना पड़ेगा। इस तरह से तो उसकी उर्वरा शक्ति, गुणवत्ता कम हो जाती है मिट्टी की। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्या मैंने बताया ना, पहले इस साल 5 किलो डालना तो अगले साल 7 किलो डालना पड़ेगा, जब पिछले साल के बराबर उत्पादन होगा। और ऐसे अधिक से अधिक रासायनिकों का इनका उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। और किसानों को अधिक रासायनिक उर्वरकों का और अन्य आगतों का, कीटनाशकों का इनका प्रयोग करना पड़ता है। और इसी से उपज बढ़ती है। अगर कम कर दें तो उपज नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अब पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? भूमि पढ़ रहे हैं अपन, जो है ना अपने उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी, उनमें से भूमि चल रहा है अभी तक। तो क्या भूमि इन सबको झेल पाएगी? अपना पहले वाला टॉपिक था कि क्या भूमि इन सबको धारण कर पाएगी? इन सबको किनको? रासायनिकों को, उर्वरकों को, कीटनाशकों को, और सिंचाई की जो नई नवीन पद्धतियां अपनाई जा रही है उनको। और जो जैसे हल बैलों से हल चलाते थे, उसमें भूमि की खुदाई इतनी नहीं होती थी। ट्रैक्टरों से इनसे चलाते हैं ना, कौन कौन से यंत्र लगे हुए होते हैं ट्रैक्टरों के पीछे, पहिए वहिए क्या क्या, ये बहुत गहराई तक भूमि को खोद देते हैं। तो क्या भूमि इन सबको सह पाएगी? नहीं सह पाएगी। ठीक है। हमें जो है इसकी सुरक्षा करनी है। अब देखो, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, ये देखेंगे अपन। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। ही भूमि खेती के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि भूमि पर ही खेती की जाती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर के किसानों में ये स्थिति है कि जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450, हमने पालमपुर के परिचय में देखा था, ये 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 के पास परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जो अधिकांश क्या है? दलित है। परिचय में देखा था ना, दलित है वो जो है अलग कोने में रहते हैं। जागीरदार लोग जो है, जमींदार लोग, वो उनकी संख्या कम है और दलितों की ज़्यादा है। उनके पास भूमि नहीं है और जमींदारों के पास भूमि ज़्यादा है, वो उनकी भूमि में काम करते हैं। तो ये पालमपुर में भूमि की स्थिति है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। अब उनके पास भूमि के टुकड़े छोटे हैं तो जो है आमदनी भी
नहीं होती है कि उनका परिवार चल सके, इतना भी पैदा नहीं होता है। देखो होता क्या है कि जैसे एक पिताजी है, आपके पिताजी के पास 50 बीघा जमीन है मान लो, और आप लोग 4 भाई हो, तो बाद में क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भूमि का बंटवारा हो जाता है। वो पिताजी ने तो 50 बीघा जमीन में 4 भाइयों को, आप लोगों को पाल लिया, लेकिन अब 4 भाई और उनका परिवार बढ़ेगा तो वो 50 बीघा जमीन उनके लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। चाहे हम कितनी ही आधुनिक विधियां अपनाकर उसी 50 बीघा में उत्पादन बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं रह पाती है, टुकड़े हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है भूमि का, तो उससे पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास जो है 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से, जो भी उदाहरण बताया ना मैंने वही है, मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपने एक भेद से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। जो उदाहरण मैंने भी बताया, जैसे बंटवारा हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का, भूमि तो वही है, लेकिन अब बंटवारा हो गया, अब तो आपके दादाजी उस पर गुजारा कर रहे थे, तो आपके पिताजी नहीं कर पाएंगे और आप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आधुनिक विधियां और सब कुछ अपनाते हुए भी। आगे देखो चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। देखा था ना ऊपर, ये वाले, ये छोटे छोटे टुकड़े, किसी का खेत बड़ा किसी का छोटा, क्या है ये कृषि भूमि का वितरण है गांव में, है ना। ये एक खेत है, ये है, ये है, ये छोटा सा रह गया किसी के बड़ा है, अलग अलग प्रकार का। तो देखो चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। इन पर कौन? छोटे छोटे किसान, जमींदार, जागीरदारों के पास तो बहुत बड़े भूमि के टुकड़े होते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लाट है। पालमपुर में मजोले और बड़े किसानों के 60 परिवार है। मजोले यानी छोटे बीच के 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। हम अपना टॉपिक क्या था? पालमपुर में पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, वितरण, तो यही पढ़ रहे हैं कि बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर और मझले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ये देखो ये खेत वगैरह है, इनके कौन से कहाँ क्या गया परंपरागत तरीके से, कि ये कीटनाशक छिड़क रहा है, ये है ना, ये परंपरागत तरीके की खेती है, या आधुनिक तरीके का है, ये कीटनाशक छिड़क रहा है, ये इस तरह से अलग अलग प्रकार के हैं। ये देखो खेत में कार्य गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई बुआई है। ये आधुनिक विधि है, ट्रैक्टर चल रहा है तो बेल चल रहे हैं तो वो परंपरागत तरीका है। ये गेहूं की कटाई हो रही है, ये गेहूं की कटाई हो गई यहाँ पे, तो इस तरह से ये दृश्य खेती के। आगे देखो, अब इन पे चर्चा करो। आइए चर्चा करें। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हैं? छोटे किसानों द्वारा 1.5, चित्र 1.5 था अपना, इसमें ये छोटे किसानों की भूमि को छायांकित कर ही सकते हैं। ये देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े है ना, और ये छोटा टुकड़ा भूमि का, ये छोटे छोटे टुकड़े किसानों के, ये छोटा टुकड़ा है, इस तरह से। तो ये नहीं करना आपको। आगे देखो, किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? वही कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी खेत भूमि के टुकड़े क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उसके द्वारा खेती के प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा कीजिए, चर्चा वर्चा आप करते रहना, ठीक है। ये मझोले और बड़े किसानों की खेती है। ये
अपने पढ़ा था ना, मझोले यानी बीच के, और बड़े किसानों का इस तरह से, और छोटे किसानों के पास, बेचारों के पास इतनी सी रहती है खेती। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? ये हाँ, हाँ इस बात से हमने देखे थे ना वो खेत, कहीं बड़ा टुकड़ा तो कहीं छोटा है। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? व्याख्या कीजिए। हाँ, भारत में ही ऐसी स्थिति है। इसका उत्तर ये वाला है कि हाँ, असमान वितरण है, किसी के पास ज्यादा जमीन है तो किसी के पास कम है। भारत में ऐसी स्थिति, सबके साथ जो है ऐसी स्थिति है भारत में। भूमि का वितरण क्या है? असमान है। ठीक है, तो आज यहाँ तक के, आज के जो 5 प्रश्न बने हैं उनका जो आप उत्तर लिखोगे और इसको पढ़ोगे।